सुधाकर जी, जिन्होंने इस चीज को आज एक शक्ल दी है, युद्धवीर जी, राकेश जी और मंच पे बैठे और लोग, आज ये गोष्ठी का आयोजन करना एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। और मेरे ख्याल आप सबको मालूम है कि इस वक्त देश में कुछ सालों से कृषि पे कितना बड़ा संकट आया है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। इतना बड़ा आंदोलन किया आप लोगों ने सब ने मिलके और बड़ी कस्में खाई गई थी। जैसे अभी युद्धवीर जी ने कहा कि उस वक्त आंदोलन को पीछे हटाने के एक ही थी कि सरकार के ऊपर भरोसा था कि सरकार अगर कह रही है कि हम आपकी चीजों को मान लेंगे, तो ऐसा नहीं था कि आप सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे। आपने विश्वास किया, इस वजह से आपने कहा चलिए ठीक है, इस आंदोलन को अब स्थगित करते हैं और ये हमको सरकार ने जो कहा है उस पर हमारा विश्वास है। लेकिन उसके बाद ये देखने में आया कि चीजें पीछे हटती गई। जो समझौते हुए थे, देखो ये चीज आपको मिलेगी नहीं फिर दोबारा, जो भी बताना चाह रही है। आप थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लो और जो आएगा वो अपने आराम से आ जाएगा, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट पर होकर सुनो थोड़ा गौर से। आज बहुत सी चर्चाएं होंगी, अगर आप खामोश हो जाएं तो। आज बहुत लोग आपके सामने बहुत सी चीजें रखेंगे। युद्धवीर जी ने शुरुआत की कि ये सारा मसला शुरू कब से हुआ था। बहुत पुरानी बात है, ये जंग बहुत पहले छिड़ चुका था और अफसोस की बात है कि ये जंग आज जारी है। आज हम आपके सामने जो बीज विधेयक है, यहाँ किसान समुदाय बैठा है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सारी खेती की जड़, बुनियाद और सब कुछ बीज है। आपका बीज अच्छा है तो आप खेती अच्छी कर लेंगे, आपका बीज अगर खोटा है तो आपकी खेती अच्छी नहीं हो सकती है। आपका बीज अगर आएंगे नहीं, किसी और की होगी। और यही सारे मसले तब थे, यही सारे मसले आज भी है। हमको आज याद है, मेरे सामने राकेश जी बैठे हैं, लेकिन जब ये सारा आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था तो आपके पूज्य पिताजी के साथ किया था। और जब लाल किले के पीछे एक आंदोलन की सीमा पहुंची थी, तो उसपे हमें याद है, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन चौधरी साहब खड़े होके उन्होंने जानते क्या कहा था? और इतना बड़ा हाथ था उनका, उन्होंने यूं हाथ उठाया और कहा बीजों पर पेटेंट नहीं होगा। वहां से शुरुआत हुई थी। और जो उन्होंने कहा बीजों पे पेटेंट नहीं होगा, उसी लड़ाई को हम लोग लड़ते लड़ते आखिर वो बात बनी कि बीजों पे पेटेंट भारतवर्ष में नहीं हुआ। हमारी संस्था जीन कैंपेन उसमें जुड़ी थी और भी बहुत से लोग जुड़े थे, चौधरी साहब का नेतृत्व था। बीजों पे पेटेंट नहीं होने देने की वजह से भारत में एक ऐसा कानून बना जिसको कि प्लांट, अंग्रेजी में जो कहते हैं, हमको हिंदी का नाम नहीं याद आ रहा है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, मतलब पौधों की प्रजातियों का संरक्षण कानूनन तौर पे कैसे किया जाएगा और किसानों के अधिकार हम किस तरह से लागू करेंगे, वो है कानून। और आपको शायद ये बात ना मालूम हो, लेकिन इस बात की गांठ मान लीजिए आप, दुनिया में पेटेंट का जब दौर चला था, जैसे युद्धवीर जी बोल रहे थे, WTO गैट के जमाने में, उस वक्त बहुत से देश झुक गए थे, भारत नहीं झुका। उस वक्त जो लोगों ने पेटेंट नहीं भी स्वीकार किया था, उन लोगों ने ऐसा कानून अपने यहाँ स्वीकार किया, अन्य और देशों ने, जिसमें जो ब्रीडर होता है
जो वैज्ञानिक होता है, जो कंपनी होती है, जो मॉन्सांटो थी, जो सिंजेंटा थी, ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, बीज कंपनियां जो थी, उनमें प्लांट ब्रीडर, जो ब्रीडर को क्या कहते हैं ना, फाउंडर बीज नहीं, जो नहीं, उगाने वाला नहीं, ब्रीडर वो होता है जो बीज तैयार करता है। वैज्ञानिक लोग जब बीज तैयार करते हैं, संकर करते हैं, नए बीज तैयार करते हैं, नई प्रजातियां तैयार करते हैं, वो ब्रीडर होता है। तो अन्य देशों ने ऐसा किया कि चलिए हम पेटेंट नहीं लागू करते हैं, लेकिन हम उस प्रजनक को, उस ब्रीडर को अधिकार देते हैं उस बीज के ऊपर। भारत मात्र एक देश है दुनिया में, तब भी एकमात्र देश था, आज भी एकमात्र देश है, जिसने कहा कि ठीक है, प्रजनक को अगर अधिकार मिलेंगे तो किसान को भी अधिकार बराबर के मिलेंगे। तो आप इस चीज को समझिए, कितनी बड़ी चीज हुई थी उस वक्त। दुनिया का कोई और देश नहीं है जो कानूनन कृषि और किसान को बीज के ऊपर अधिकार देता है। और अगर आपको याद ना हो तो हम आपको बता दें कि इस कानून के तहत अगर कोई प्रजनक, मान लो मॉन्सांटो का वो बीटी कपास का बीज था, तो हाइब्रिड था, लेकिन कोई भी कंपनी अगर एक बीज तैयार करती है और अपने नाम से एबीसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 1 2 3 जो भी नाम रखती है, उस बीज को जब बेचती है तो किसान को अधिकार है, इसको पूर्ण रूप से समझ लीजिए, किसान को अधिकार है कि अगर वो कंपनी का बीज खरीदता है और उसको लगाता है और फसल पैदा करता है, तो उसको आज भी अधिकार है कि उस कंपनी के बीज से पैदा किए हुए फसल में वो बीज बचा के रख सकता है। ये है किसानों का अधिकार। ये दुनिया में किसी और देश में ये अधिकार किसानों के पास नहीं है जो आपके पास है। आप कंपनी के भी बीज में से बचा के, हम लोग फसल से बीज बचा के रखते हैं ना अगली फसल के लिए, तो वो आज भी आपको अधिकार है कि चाहे वो कंपनी का ही बीज क्यों ना रहा हो, सिंजेंटा 1 2 3, सिंजेंटा का कोई भी आपने बीज लगाया हो, आप फसल से अगर बीज बचा के उस बीज का इस्तेमाल करते हैं और उस बीज को आगे किसानों को बेचते हैं, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये बहुत बड़ा अधिकार है, आपको कंपनी बांध नहीं सकती है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन आप कंपनी के नाम से नहीं बेच सकते हैं। अगर सिंजेंटा का बीज आपने खरीदा, उसको लगाया, उसमें से अपनी फसल में से फिर बीज तैयार किया, तो आप उस बीज को बेच सकते हैं, पर सिंजेंटा का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो कि हम समझते हैं जायज है। तो ये है भूमिका जिस वक्त ये सारी चीजें बनी थी, नए कानून बने थे। भारत मात्र एक देश है जिसने कि किसानों को कानूनन अधिकार दिया है, बीज के ऊपर अधिकार दिया है। कहानी वहां से शुरू होती है। अब जब किसानों को ये अधिकार मिल गया तो बीज कंपनियां बहुत खिसियाई हुई थी, बहुत नाराज थी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हम तो कब्जा करने को बैठे थे बीज के व्यापार पे, बीज के बाजार पे, यहाँ पे तो किसानों को अधिकार मिल गया है। तो वो खिसियाहट तब की चलते 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 आ रही है। और ये जो बीज विधेयक आज आपके सामने है, जो कि 2004 में इसका मसौदा बना था, और उस वक्त से हम लोग मिलके इसका विरोध करते आ रहे हैं कि इस बीज विधेयक में जो प्रावधान रखे गए हैं, और ये सुधाकर जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि इस बीज विधेयक को सुधाकर जी भी तब से देखते आ रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं कि इनके जो प्रावधान है वो अभी भी गलत है, अभी भी कंपनी के मार्फक है, न कि किसान के मार्फक है। और ये अभी भी जो बीज का विधेयक है हमारे हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है। और उस बीज विधेयक को हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो इस बीज विधेयक में क्या है, मुख्य रूप से आपको देखना चाहिए, कभी भी एक विधेयक आपके पास आता है,
चर्चा के लिए, उसमें आप उसका प्रिएम्बल देखिए कि कानून को बनाने की मंशा क्या है, इस कानून को इस प्रारूप देने की इच्छा क्यों है, क्या है इच्छा, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। और आपके बीच के विधेयक में जो इच्छा जताई गई है प्रिएम्बल में, वो ये कहती है कि भारत को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध होने चाहिए, और ये नहीं कहती है कि ये जो बीज उपलब्ध कराए उसमें किसानों का बड़ा योगदान होना चाहिए। और शायद आज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज से 20 साल पहले तक भारतवर्ष का सबसे बड़ा बीज उत्पादक कोई कंपनी नहीं थी, सबसे बड़ा बीज उत्पादक आप थे। आप अपनी फसल से बीज तैयार करते थे, और भारतवर्ष में अन्य फसलें हैं जो कि नई प्रजातियां जो तय की गई हैं, जो नई प्रजातियां बनी हैं, वो किसान समुदाय ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने नहीं। बहुत सी ऐसी हैं जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, पर बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि आपने बनाई है। तो कोई भी किसानी खेती बीज का कानून अगर बनेगा, उसमें किसानों की प्राथमिकता प्रिएम्बल में ही रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम ये आपके सामने रखना चाहेंगे। अब इस बीज के कानून में क्या क्या है, क्या क्या गलत है, क्या क्या हमको ध्यान देना होगा और क्या हमें बदलने की मांग करनी होगी, ऐसा एक उसका एनालिसिस बना के सुधाकर जी के पास है। और उसमें जिसकी भी इच्छा हो वो उस चीज को लेके, उस मसौदे को लेके देख सकता है। आप लोग, ये सिर्फ एक चर्चा नहीं होगी, इस पे आप लोग अपनी अपनी चर्चाएं करेंगे, और उन चर्चाओं में क्या आपको ध्यान देना होगा उस पे कुछ बातें हम रखना चाहेंगे। सबसे पहली बात हम ये रखना चाहेंगे कि जो बीज का अधिकार आपको उस कानून में मिला था जो कि 2001 में पारित हुआ था, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। कोई बार बता दें इसका हिंदी क्या है? हिंदी याद है? प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट्स एक्ट का किसान का अधिकार था। हाँ, वो मतलब जिसमें कि संवर्धन पे किसान का अधिकार था, उसमें किसी भी तरह से कमी न लाई जाए। और कंपनियों की कोशिश इस बीज विधेयक की सिर्फ एक है कि किसानों को जो अधिकार दिए गए थे उनको कमजोर करके, उनको हटा के, और दोबारा से कंपनियों का अधिकार बीज पे स्थापित किया जाए। ये है इस विधेयक का की इच्छा। अगर आपने ये समझ लिया है कि वो जिस कानून से आपको अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों को काटने की कोशिश है ये नया वाला बीजों का कानून, बीजों के कानून का विधेयक। इसमें क्या है, किसान को सबसे बड़ा डर किस चीज से है? एक तो है कि बीज के दाम का। आप में से किसी ने कपास उगाया है? कपास की खेती की है किसी ने? बीटी कपास किसी ने लगाया है? ये सब बीटी वाला नहीं, वैसे लगाते थे पहले। अच्छा, बीटी कपास वाले नहीं है। तो अगर आप ये समझ लें कि बीज के ऊपर जो आपके अधिकार थे उनको खत्म करने के लिए ये बीज विधेयक लाया गया है, तो आपको मालूम सबसे पहले ये लगेगा कि बीज का दाम क्या होगा, और बीज के दाम के ऊपर नियंत्रण किसका होगा। बीज के दाम पे नियंत्रण रखने के लिए अमूमन कानूनों में, जैसे कि दवा के कानून में भी ये रखा गया है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग करके एक चीज होती है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग माने क्या होता है कि अगर प्रजाति आपके नाम से रजिस्टर्ड है और आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए का पैकेट हम बेच रहे हैं, जैसे उस वक्त मोंसांटो ने किया था, जैसे अब बीज के उसके सब्जी के बीजों में बहुत अक्सर देखने को मिलता है, कंपनी तय करती है कि हमारा ये जो 400 ग्राम का, 500 ग्राम का, जितने का भी पैकेट है उसका दाम 1000 रुपए होगा। कुछ किसान इस तरह से होंगे जो कि 1000 रुपए का बीज नहीं खरीद पाएंगे, और 1000 रुपए दाम वाजिब नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें मुनाफा कमा रही है कंपनी। तो सरकार के पास एक अधिकार होना चाहिए
जिसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग कहते हैं, मानी आप चाहे, बीज कंपनी चाहे या ना चाहे, अगर सरकार को ये महसूस होता है कि हमारे किसानों में ऐसा एक तबका है जो इस दाम पे बीज नहीं खरीद सकता है, तो सरकार उस दाम को घटा सकती है। ये जब तक आपके विधेयक में इसका प्रावधान अगर नहीं होगा तो वो लागू नहीं कर पाएगी सरकार। तो आपकी मांग जो है ये होनी चाहिए इस विधेयक में कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान जरूर रखा जाए, ताकि कभी ऐसी नौबत अगर आए कि बीज के दाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये ज्यादा दाम जायज नहीं है, तो आप सरकार से मांग कर सकते हैं। सरकार को खुद भी देखना चाहिए कि इस पे कंपल्सरी लाइसेंस लागू करके बीज के दाम को घटा दिया जाए, जो वाजिब दाम होना चाहिए वहां तक लाया जाए। तो एक तो हुआ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर बीज खराब निकला, जैसे अक्सर होता है, बीज की क्वालिटी खराब निकली, उसका जर्मिनेशन ठीक नहीं निकला, आपकी फसल में नुकसान हुआ। ये होता है अक्सर कि बीज अच्छे नहीं निकले, खास तौर से जितने जितने ज्यादा कंपनियां बीज व्यापार में आएंगी, ये चीजें जैसे सब्जी के बीजों में अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर बीज खराब निकला, आपकी तो फसल में नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? और इसकी भरपाई की शक्ल क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ आपका 1200 रुपए का जो बीज का पैकेट था या किलो का आपका 3000 का बीज की थैली थी, क्या आपको 1200 रुपए का वापस दे दिए जाएंगे? क्या ये आपकी भरपाई होगी? इसको जरा ध्यान से सुने भाई साहब, क्योंकि ये आप ही का नुकसान होगा। आप किस चीज की मांग रखेंगे कि अगर मेरे बीज अच्छे नहीं निकले, आपने कहा कि इन 500 ग्राम बीज से आपकी फसल इतने इतने किलो की होनी चाहिए, इतने इतने क्विंटल की होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीज नहीं सही था। तो आप किन चीजों की मांग करेंगे? सिर्फ इस पे तो सीमित रखेंगे नहीं कि हमारे 1200 रुपए लौटा दिए जाए, क्योंकि आपकी तो फसल गई। आप मांग करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुने, फसल की से जो हमारी कमाई होनी चाहिए थी, मान लो हमें 7 क्विंटल हेक्टेयर की कमाई थी जो कि होनी चाहिए थी आपके बीज से, वो नहीं हुई। तो पहला तो आप कहेंगे मेरी भरपाई होनी चाहिए उस 1200 रुपए की, जितना कि, या 3000 रुपए की, जितने का हमने खरीदा था। दूसरी भरपाई आपको ये करनी पड़ेगी कि मेरी जो फसल का जो नुकसान हुआ है, जो 7 क्विंटल होने चाहिए थे और मेरे 3 ही क्विंटल हो पाए हैं क्योंकि आपका बीज खोटा निकला, तो जो 4 क्विंटल का नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, आपकी इस फसल से जो, या कभी कभी तो 3 क्विंटल भी नहीं निकलेंगे, अगर आपको दोबारा फसल बोनी पड़ी तो उसका खर्चा भी आप भरपाई में मांगेंगे। जब तक ये दबाव पड़ेगा नहीं ना बीज कंपनियों पे कि अगर उन्होंने खोटा बीज बेचा आपको तो सिर्फ 1200 रुपए का वो उनका नुकसान नहीं हुआ, अच्छा लो भैया ये नया पैकेट ले जाओ, इतना काफी नहीं है। हमको 1200 रुपए भी चाहिए, हमको अपने फसल का नुकसान भी चाहिए, और हमको दोबारा फसल लगाने का खर्चा भी चाहिए। ये अगर आप दबाव डाल के मांगेंगे, तब कंपनियों पे ये दबाव पड़ेगा डर के मारे कि भैया खोटे बीज इस तरफ मत टरकाना, यहाँ तो किसान खड़े होके चबा जाएगा जिंदा। वो सिर्फ बीज से ही नहीं मानेगा, वो तो फसल की नुकसान भी मांगेगा और अगले फसल के बोने का खर्चा भी मांगेगा। आपको अपने सरकार को इस पे मजबूर करना होगा कि ऐसा प्रावधान आप अपने कानून में रखिए। एक चीज जो कि बड़ी चालाकी होती है, और इसकी लड़ाई हम लोगों ने पुराने कानून में भी, जो 2001 में पारित हुआ था, उसमें भी की थी, कि आप कोई भी प्रजाति अगर बना के कहते हैं कि ये हमारी नई प्रजाति है, इसके बीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे,
आप कृपया ये बताइए कि इस प्रजाति को तैयार करने में आपने कौन कौन सी पुरानी प्रजातियां इस्तेमाल की हैं। नई प्रजाति भगवान जी के यहाँ से नहीं टपकती है। नई प्रजाति कौन बनाता है? कभी तो आप बनाते हैं, कभी वैज्ञानिक बनाते हैं। तो नई प्रजाति जो बनती है वो बनती पुरानी प्रजातियों से। पुरानी किस्में होंगी, आप अगर मान लीजिए धान की बात करते हैं तो फलाने वाली उधर वाली प्रजाति और फलाने वाली उधर वाली प्रजाति है, उनका संकर हुआ, फिर उसमें से ये निकला, फिर उनके फिर से संकर हुआ, फिर उसमें से वो निकला, फिर ऐसे ऐसे करके बीज बनता है 3, 4, 5 पीढ़ियों में। और तब जाके किसान कहता है या वैज्ञानिक कहता है कि हाँ ये बीज जब इस लायक है कि ये किसानों को दिया जा सकता है, क्योंकि ये बीज ठीक है, संतुलित है, मजबूत है, फसल देगा, तभी तो आप उस प्रजाति के नाम पे बीज आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कि इस प्रजाति को तैयार कैसे किया गया था, इसके माता पिता कौन थे, इसके दादा दादी कौन थे, इसके नाना नानी कौन थे, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कभी आपकी प्रजाति उसमें इस्तेमाल हुई, किसानों की बहुत सी प्रजातियां हैं, और जब ये संकर होता है तो किसानों की भी प्रजातियां और वैज्ञानिकों की भी प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं। अभी जैसा हमने कहा कि वो भगवान जी से नहीं आता है, वो आता आप ही लोगों के हाथों से है। अब अगर आपकी किसी तरह की प्रजाति रही हो, मान लो धान की कोई पुरानी प्रजाति है, मैना ठोर करके झारखंड में एक बहुत प्रचलित प्रजाति है, अगर उस प्रजाति को इस्तेमाल किया गया है किसी नई प्रजाति को बनाने के लिए, तो किसानों को उसका एक मुआवजा देना होगा जो कि फार्मर्स राइट्स के तहत है। हम अगर आपकी प्रजाति इस्तेमाल करेंगे एक नई प्रजाति बनाने के लिए, नए बीज बनाने के लिए, तो हमको आपको उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से समझाएं, अगर आप टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं किसी कंपनी से तो आपको क्या वो मुफ्त में दे देती है कंपनी? आप अगर पंखा बनाने जाते हैं और आप किसी पुराने पंखे की कंपनी की अच्छी टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो कि मान लो पंखा अपने आप तेज हो जाता है, अपने आप धीमा हो जाता है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप उस कंपनी से मांगते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी फीस देनी पड़ती है। वो कंपनी इतनी उदार नहीं होती है कि आपको मुफ्त में वो टेक्नोलॉजी दे देगी। उसी तरह से किसान की जो प्रजातियां हैं, जो किसानों ने तैयार की गई हैं, अगर उनका इस्तेमाल होता है तो किसान को भी वो एक फी मिलनी चाहिए, एक रकम मिलनी चाहिए। हम आपकी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं एक नई प्रजाति बनाने के, जिसमें से हम कमाएंगे, कंपनी कमाएगी, तो आपका भी हिस्सा बनता है उसमें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेडिग्री। पेडिग्री माने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब 4, 5, 6 पीढ़ियां जिनके जीन आए हैं, जिनके अनुवंशिक हिस्से आए हैं नई प्रजाति में, वो बताना जरूरी है। जब आप नए बीज का या नए प्रजाति का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करने जाती है तब उसके अंदर पेडिग्री बताना बहुत जरूरी है। कंपनियां क्यों ये छिपाती हैं, क्यों नहीं बनाना चाहती है? इसलिए कि आपको उसका एक हिस्सा मुनाफे का नहीं देना पड़े। इसमें आपका घाटा है, किसानों का घाटा है, अब किया जा सकता है, क्योंकि ये बीज ठीक है, संतुलित है, मजबूत है, फसल देगा, तभी तो आप उस प्रजाति के नाम पे बीज आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कि इस प्रजाति को तैयार कैसे किया गया था, इसके माता पिता कौन थे, इसके दादा दादी कौन थे, इसके नाना नानी कौन थे, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कभी आपकी प्रजाति उसमें इस्तेमाल हुई, किसानों की बहुत सी प्रजातियां हैं, और जब ये संकर होता है तो किसानों की भी प्रजातियां और वैज्ञानिकों की भी प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं। अभी जैसा हमने कहा कि वो भगवान जी से नहीं आता है, वो आता आप ही लोगों के हाथों से है। अब अगर आपकी किसी तरह की प्रजाति रही हो, मान लो धान की कोई पुरानी प्रजाति है, मैना ठोर करके झारखंड में एक बहुत प्रचलित प्रजाति है, अगर उस प्रजाति को इस्तेमाल किया गया है किसी नई प्रजाति को बनाने के लिए, तो किसानों को उसका एक मुआवजा देना होगा जो कि फार्मर्स राइट्स के तहत है। हम अगर आपकी प्रजाति इस्तेमाल करेंगे एक नई प्रजाति बनाने के लिए, नए बीज बनाने के लिए,
तो हमको आपको उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से समझाएं, अगर आप टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं किसी कंपनी से, तो आपको क्या वो मुफ्त में दे देती है कंपनी? आप अगर पंखा बनाने जाते हैं और आप किसी पुराने पंखे की कंपनी का की अच्छी टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो कि मान लो पंखा अपने आप तेज हो जाता है, अपने आप धीमा हो जाता है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप उस कंपनी से मांगते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी फीस देनी पड़ती है। वो कंपनी इतनी उदार नहीं होती है कि आपको मुफ्त में वो टेक्नोलॉजी दे देगी। उसी तरह से किसान की जो प्रजातियां हैं, जो किसानों ने तैयार की गई हैं, अगर उनका इस्तेमाल होता है तो किसान को भी वो एक फी मिलनी चाहिए, एक रकम मिलनी चाहिए। हम आपकी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं एक नई प्रजाति बनाने के, जिसमें से हम कमाएंगे, कंपनी कमाएगी, तो आपका भी हिस्सा बनता है उसमें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेडिग्री। पेडिग्री माने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब 4 5 6 पीढ़ियां जिनके जीन आए हैं, जिनके आनुवंशिक हिस्से आए हैं नई प्रजाति में, वो बताना जरूरी है। जब आप नए बीज का या नए प्रजाति का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करने जाती है, तब उसके अंदर पेडिग्री बताना बहुत जरूरी है। कंपनियां क्यों ये छिपाती हैं, क्यों नहीं बनाना चाहती हैं? इसलिए कि आपको उसका एक हिस्सा मुनाफे का नहीं देना पड़े। इसमें आपका घाटा है, किसानों का घाटा है। अगर आप ये पेडिग्री नहीं मांगेंगे, मतलब आपका कानून अगर इस पेडिग्री को नहीं मांगेगा, तो हम आपकी चीज उठा के इस्तेमाल कर लें, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी कंपनी कौन से बीज इस्तेमाल कर रही है। वो तो आपको तब पता लगेगा। कृपया भाई साहब, जिनको इच्छा नहीं है सुनने की, वो बाहर जाके चाय पी ले, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब न करें। ये बहुत सीरियस मामला है, ये आपके भविष्य का मामला है, तो उसको जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। तो पेडिग्री, इनके पूर्वजों का क्या नक्शा है, कहां से ये प्रजाति आई है, इसकी मांग होनी चाहिए। ये कानून में होना चाहिए कि ऐसा कोई भी कंपनी नई प्रजाति रजिस्टर करती है, उसको उसकी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। ये इन लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको ये चाहना पड़ेगा, इसकी मांग करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं कि बीजों की टेस्टिंग कहाँ होगी। अब हमारे इस बीज विधेयक में यह है कि अगर बाहर से कोई बीज आ रहा है और बाहर की कंपनी कह रही है कि वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में हमने इसकी टेस्टिंग करा ली थी, तो इस विधेयक के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कराना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत घातक चीज है। आप कम से कम अपने आप को संतुष्ट करिए ना कि हमारे सामने इसकी टेस्टिंग हुई थी और हमें इसके नतीजे ठीक लगे, या ये हमारे सामने टेस्टिंग हुई थी, हमको ये नतीजे कमजोर लगे, ये वाली प्रजाति है, ये वाले बीज हमको पसंद नहीं आए। कहीं बाहर से टेस्टिंग होके आए और आप उस टेस्टिंग को स्वीकार कर लीजिए, तो ये तो कई दफे आपको मूर्ख बनाने का तरीका है। बाहर के ऐसे वैसे बीज जो वहां नहीं बिक पा रहे हैं, आपके यहाँ लाके थोक दिया, आप उसकी दोबारा से टेस्टिंग करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके कानून में वो प्रावधान है ही नहीं। कृपया इसको मत मानिएगा। आप कहिए कि भैया आप बीज हमको बेचना चाह रहे हैं, जरा हमारे सामने टेस्टिंग करा दीजिए, यहाँ हिंदुस्तान में टेस्टिंग करा दीजिए, इसके नतीजे हमको बता दीजिए, अच्छे हैं, बुरे हैं, मध्यम है, क्या है, तब हम तय करें। उसके बाद मेरे ख्याल से जो दूसरी बहुत अहम चीज है कि अगर जानबूझ के फ्रॉड किया गया है, या तो बीज के बारे में उन्होंने कहा है कि आपके 7 क्विंटल की उपज आएगी और किसी के यहाँ 7 तो छोड़ो 3 भी नहीं आ रही है, पेनल्टी इसमें क्या लगे, जुर्माना क्या लगेगा? जुर्माना क्या आप 5 रुपए लगाना चाहेंगे या 5 करोड़ लगाना चाहेंगे? क्या लगाना चाहेंगे? क्या लगाना चाहेंगे? तो अपने विधेयक में ये रखवाइए कि अगर फ्रॉड होता है किसी भी स्तर पे, तो ये 50,000 और 1 लाख से काम नहीं चलेगा। ऐसा जुर्माना रखिए कि कंपनी सोचे कि भैया यहाँ तो फ्रॉड मत करो, मलेशिया चलते हैं देखने के लिए, भारतवर्ष में नहीं गलेगी दाल। आपके विधेयक में इस तरह की चीजें जब होंगी ना, कि आप कंपनी को इतना डरा दीजिए कि वो मजबूर हो जाए कि अच्छे बीज अगर हैं उसके पास तो यहाँ बेचे।
और फ्रॉड करना है तो कहीं और देखें, यहाँ तो उसको आप नीलाम करवा देंगे कंपनी को, इतना जबरदस्त आप पेनल्टी रखेंगे उसके ऊपर। मेरे ख्याल मोटा मोटी यही चीजें हैं। किसानों के जो बीज होते हैं, फार्मर्स वैरायटीज, उनके लिए एक खास तौर का संरक्षण होना चाहिए, जो कि फार्मर्स राइट्स वाले कानून में है। जो 2001 में जो कानून पारित हुआ था किसानों के अधिकारों का जो कानून है वो मुख्य तौर पे बीज का ही अधिकार है, उसमें किसी भी तरह से कमी ना आने पाए। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पेनल्टी भी ऐसी होनी चाहिए, तो आप ये भी मांग करिए कि किसानों के जो बीज हैं, जो किसानों की प्रजातियां हैं, और ये सरकार में रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, तो आपको जिस वक्त लिस्ट चाहिए सुधाकर जी से मांगिए, वो आपको निकलवा देंगे। उन वैरायटीज का जो किसानों की प्रजातियां हैं उनका खास तौर से संरक्षण का एक प्रावधान होना चाहिए। कम्युनिटी सीड बैंक, किसान अपने अपने बीज बचा के रखते हैं, और कई जगह पे ऐसा जीन कैंपेन ने भी ये पूर्वी भारत में धान के बीजों का संरक्षण किया था, जो कि आज हमारे नेशनल जीन बैंक में संरक्षित है। ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने इलाकों में कई आदिवासी समाज के लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, जो कि अच्छे पुराने बीज जो थे उनको रखती हैं, एक तरह के बीज बैंक में रखती हैं, या संस्थाएं रखती हैं, किसान रखते हैं। इनको कई तरह के नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कहें कि कम्युनिटी सीड बैंक, मतलब समुदाय का जो सीड बैंक है, सरकारी नहीं, वैज्ञानिकों का नहीं, आपका, इस तरह का जो आपका सीड बैंक होगा, बीज बैंक होगा, उसको खास मान्यता दी जाए, उसको रखने की। क्योंकि सीड बैंक में, बीज बैंक में ऐसा नहीं होता है कि आपने बीज रखे और 15 साल तक छोड़ दिए, फिर वो बीज नहीं बचा, वो तो खत्म हो जाता है। बीज बैंक को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बीज बैंक के बीजों को हर तीसरे साल, दूसरे साल, जैसा जैसा प्रजाति मांगती है, दोबारा उगा के बीज को फिर ताजा करना पड़ता है। बीज की भी तो एक लाइफ होती है ना, और ये लाइफ फर्क फर्क होती है। जैसे मड़ुआ का बीज जो है वो 4-5 साल छोड़ दीजिए तब भी उपज देगा, लेकिन गेहूं का बीज कितने साल आप छोड़ सकते हैं राकेश जी? 3-4 साल बाद हो जाएगा। हाँ, तो आपको मालूम है कि ये वाली जो फसल है या ये वाली जो प्रजाति है, इसको हमको हर हालत में 3 साल के अंदर दोबारा ताजा करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे हैं। तो अगर आप इस तरह के कम्युनिटी बीज बैंक रखते हैं, और जो कि रखना चाहिए, सिर्फ राष्ट्रीय जीन बैंक पे मत निर्भर होइए, कंपनी पे मत निर्भर होइए, अपने हाथ में भी बीज रखिए, खासतौर से वो बीज जो पुरानी प्रजातियां हैं, जिनकी की खूबियां थी, बहुत सी, भले उपज ना बहुत ज्यादा हो, लेकिन और खाने का स्वाद था। आज हम तो स्वाद तो भूल ही गए हैं, बस उपज कर करके। अच्छा भी तो लगना चाहिए खाने में। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसमें कि कीड़ा कम लगता था, जो कि जैसे धान में था, जल्दी पक जाता था। तो ये सारी चीजें फायदे की चीजें हैं जो कि इन प्रजातियों में है, जो आपके हाथों में है, किसान समुदाय के, आदिवासी समुदाय के। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह के जो बीज बैंक हैं, इनको बढ़ावा भी देना चाहिए, और इनके संरक्षण के लिए, इनको बनाए रखने के लिए आपको सरकार के कानून में एक मांग भी रखनी चाहिए, एक प्रावधान रखना चाहिए कि कम्युनिटी सीड बैंक्स या किसानों के या आदिवासियों के जो बीज बैंक हैं, इनको बरकरार रखने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमको एक रकम चाहिए। लेबर भी लगेगा, खेत की, अगर आपके खेत में जगह है तो ठीक है, नहीं तो खेत लीज पे लेंगे आप, खाद पानी लगेगा, नराई गुड़ाई होगी, तब तो जाके आप अपने बीज को ताजा कर पाएंगे हर दफे। इन सब करने के लिए खर्चा उठता है, वो आपके ऊपर ना थोपा जाए। आप बीज कानून में रखिए इस प्रावधान को। तो मुख्य रूप से क्या है, बीज के ऊपर हक आपका रहे, आपके जानकारी के बिना नई प्रजाति ना रजिस्टर हो, बीजों पे के दाम पे नियंत्रण रखने में सरकार का अधिकार होना चाहिए, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान होना चाहिए, और अगर गोल मोल गड़बड़ कोई करता है तो इतना जबरदस्त पेनल्टी ठोकनी चाहिए कि वो दोबारा हिम्मत न करे। धन्यवाद।
बहुत